फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब आपको पता है बेटा, स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। दे आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन के लिए। तो इनका जो डिसोसिएशन होता है वो कितना होता है बेटा, मोर देन 90%। इनका जो डिसोसिएशन है वो कितना होता है, मोर देन 90% होता है। किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पार्शली डिसोसिएट होता है, पार्शली डिसोसिएट। इनका जो डिसोसिएशन होता है कितना होता है, लेस देन 5% होता है। डिसोसिएशन बहुत कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब क्या होता है बेटा, जब हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब ये है कि डाइल्यूशन बढ़ाना, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। क्या होता है जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका डिसोसिएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो। इनका डिसोसिएशन से मतलब है। अब हम देख लेते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के साथ में इनका क्या वेरिएशन आता है। तो एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। केपीएम सी इक्वल टू केपीएम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। और ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं डी हकल ऑन सेंगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो इक्वेशन है इसका नाम है डी हकल HUCKEL हकल ऑन सेंगर। ऑन सेंगर इक्वेशन, ये इक्वेशन को फॉलो करता है। ये इक्वेशन का नाम है बेटा डी हकल ऑन सेंगर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का नाम है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो डेल्टा एम नोट है, डेल्टा एम नोट, या इसको हम बोल सकते हैं केप एम नोट। केप नोट एम बोलो या केप एम नोट बोलो, एक ही बात है। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, इसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मीनिंग है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है जब हम डाइल्यूशन बहुत ही ज्यादा कर देते हैं, इनफाइनाइट वॉल्यूम में जब हम इस डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं, इनफाइनाइट अमाउंट में जब हम डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बेटा, तब उस समय उसकी जितनी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ध्यान देंगे। जैसे एक बीकर लिया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें हमने 1 मोल NaCl डाला। क्या डाल दिया, 1 मोल NaCl। 1 मोल NaCl का मतलब है 58.5 ग्राम NaCl हमने ऐड किया। ठीक है, 58.5 ग्राम NaCl ऐड किया, और इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डाल के हमने क्या बना लिया, इसका एक बार सॉल्यूशन बना लिया। इसमें NaCl है और वाटर है। NaCl क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% डिसोसिएट होगा। अब हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं इसमें। अब पानी कितना मिलाएंगे, मतलब इसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा पानी ऐड।
अब पानी कितना ऐड करें? इनफाइनाइट क्वांटिटी में। कितना पानी ऐड करेंगे बेटा? इनफाइनाइट क्वांटिटी में वाटर को ऐड कर देते हैं। इनफाइनाइट क्वांटिटी में वाटर को ऐड करते हैं इसमें, इसके अंदर। तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो अमाउंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उस कंडीशन में इस सॉल्यूशन की जितनी भी कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम लिखते हैं केपीएम नोट से। ठीक है बेटा, ये केपीएम नोट होता है। तो समझ में आ गया होगा बेटा केपीएम नोट क्या होता है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं, जब हम डाइल्यूशन बढ़ा के अनलिमिटेड करते हैं, कर देते हैं, है ना, तो कितना उसकी मोलर कंडक्टिविटी किस टाइप से अफेक्ट करती है ध्यान देंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, NaCl हो सकता है, वो HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, ये सारे सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं इस टाइप से, ये सारे सारे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसिटिक एसिड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये सारे सारे क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम क्या करें, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब हम क्या कम कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं बेटा? कम कर रहे हैं। जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे या फिर कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो दोनों की मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। दोनों की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब किसकी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, किसकी कम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होगी या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की होगी। इसको एक ग्राफ से समझते हैं बेटा। तो ध्यान देंगे, एक मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और उसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। तो ग्राफ रहेगा हमारा इन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। तो एक मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे बेटा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना लिया है, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस और यहाँ पे मैंने लिया है वाई एक्सिस। अब मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है अंडर रूट ऑफ सी। अंडर रूट ऑफ सी का मतलब है कंसंट्रेशन मैंने ली है एक्स एक्सिस पे। तो कंसंट्रेशन मैंने सपोज यहाँ पे मान ली 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.3 है और इस पॉइंट पे 0.4 है यहाँ पे और यहाँ पे 0.5 है। इस टाइप से मैंने कंसंट्रेशन यहाँ पे ले ली और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है केपीएम नोट। ठीक है, केपीएम नोट क्या है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है ये? मोलर कंडक्टिविटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NaCl या फिर हम ले लेते हैं KCl। ठीक है, NaCl या KCl दोनों में से कुछ भी एक, कोई भी एक ले लो, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये इसका ग्राफ आ रहा है इस टाइप से, इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा। ये इस टाइप से इसका ग्राफ आ गया। अब ये जो ग्राफ है बेटा, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि, एक मिनट में थोड़ा इस ग्राफ का स्लोप बहुत कम बनेगा, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, इसको इस टाइप से बना देता हूँ। ध्यान देंगे बेटा, ग्राफ का स्लोप बहुत कम आएगा।
ये ग्राफ का स्लोप है, बहुत कम स्लोप आया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में जीरो से वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, जीरो से एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होती है, हम इस साइड में आएंगे, इस साइड में मूव करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आप देख लेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये है, और इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये है। और जब हम मोलर कंडक्ट इसकी कंसंट्रेशन घटा के 0.1 कर देते हैं तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये पॉइंट आ गया इसका, ठीक है। ये हुआ बेटा किसके केस में, ये हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ध्यान देंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है। अब इसी ग्राफ में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो क्या हो जाते हैं, 100% के आसपास डिसोसिएट होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इनमें तो पहले से ही आयंस बहुत ज्यादा है, मतलब ये NaCl अगर हम लेंगे तो ये पूरा का पूरा Na प्लस में और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होगा, आयंस बना देगा ये। अब अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे ये सॉल्यूशन है हमारे पास में, ये हमने इतना ये सॉल्यूशन हमने लिया है जिसमें 1 मोल हमने क्या डाला है, NaCl ऐड किया है। इसमें हमने क्या डाल दिया है, 1 मोल NaCl ऐड किया है और इसका एक बार सॉल्यूशन बना दिया। अब NaCl का एक बार सॉल्यूशन बना दिया, अगर ये कंसंट्रेट है मतलब पानी का अमाउंट कम है और NaCl ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, NaCl तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, NaCl तो पूरा डिसोसिएट होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, Na और Cl के जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत पास पास में रहेंगे। Na और Cl के जो पार्टिकल है वो क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा पास पास में रहेंगे। अब बहुत ज्यादा पास पास में रहेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में, नेगेटिव के बीच में और पॉजिटिव के बीच में वापस क्या होने लग जाएगा, एट्रैक्शन होने लगेगा। इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। अब इनके बीच में एट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इनके बीच में एट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये वापस क्या होने लग जाएंगे, ये एसोसिएट होने लग जाएंगे, मतलब वापस NaCl का मॉलिक्यूल बनाने लग जाएंगे। तो इनकी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इनकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आयंस नहीं रहेंगे। फिर क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम क्या कर देते हैं, वाटर ऐड करते हैं। इसी सॉल्यूशन में हम क्या कर देते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने का मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया है, डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है। डाइल्यूशन क्या किया हमने, इंक्रीज। वाटर ऐड करके हमने सॉल्यूशन का अमाउंट इतना कर दिया, ये इतना पानी मिलाया हमने, और अब जो सॉल्यूशन है अब यहाँ पे नहीं है सॉल्यूशन का अपर पॉइंट यहाँ पे इतना हो गया ये सॉल्यूशन। डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज कर देंगे तो ये जो पार्टिकल है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के पार्टिकल अब क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ये कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन को जब हम बढ़ा देते हैं तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात ध्यान देंगे बेटा, जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, whenever we increase the concentration of electrolyte, whether it is strong electrolyte or whether it is वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो उनका डिसोसिएशन कम होता है, इनका डिसोसिएशन कम हो जाता है, डिसोसिएशन डाउन होता है। और जब डिसोसिएशन डाउन होता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब हम, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर उनके लिए हम क्या करें बेटा, उसके लिए हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन थोड़ा सा बढ़ेगा,
डिसोसिएशन तो इंक्रीज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं। इनको इतना ज्यादा पानी मिलाने से उसको ज्यादा इतना असर नहीं पड़ता। जैसे मान लो कोई अरबपति आदमी है ए, इसके पास में सपोज 10 करोड़ रुपए है। इसके पास में कितने रुपए हैं? 10 करोड़ रुपए हैं। इसको अगर कोई 10,000 रुपए और दे दे, इसके पास में 10,000 रुपए की इनकम और हो जाए, तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसके पास 10 करोड़ रुपए हैं पहले से, इसके पास में 10 करोड़ की इनकम और हो जाए, या फिर 10,000 रुपए और ऐड हो जाए इनकी इसकी इनकम में, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात है इसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब वो पहले से क्या हो जाते हैं, इतने ज्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं कि पानी मिलाने से डिसोसिएशन तो बढ़ता है, लेकिन इतना कम बढ़ता है कि उसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डाइल्यूशन करेंगे तो डिसोसिएशन क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने से डिसोसिएशन बढ़ता है, ठीक है। और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अब दो केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से दो केस बेटा? एक तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, और एक हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा NaCl का, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो डिसोसिएशन है वो लेस देन 5% होता है। इसका डिसोसिएशन लेस देन 5% है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका डिसोसिएशन मोर देन 95% है, इसका डिसोसिएशन 95% है। अब हमने इसमें पानी ऐड किया, मतलब डाइल्यूशन को इंक्रीज किया। डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो 95 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सपोज 95.5% बढ़ गया, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर डाइल्यूशन का, डिसोसिएशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिसोसिएशन बहुत ही कम बढ़ता है तो इसकी जो केपीएम की जो वैल्यू है ना, केपीएम नॉट की वैल्यू, ये इंक्रीज होगी, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज होगी। कैसी होगी? स्लाइटली इंक्रीज होगी, इतनी कम इंक्रीज होगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए देखो हमने लगभग ये इस टाइप की लाइन बनाई है, तो देखो ये लगभग इसके पैरेलल ही आ रही है। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, थोड़ा सा कम है अमाउंट में, डेल केपीएम की वैल्यू, केपीएम नोट की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी कम है, इस पॉइंट पे कम है, और इस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम है, केपीएम की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। ये हमने बनाया है NaCl के लिए, ठीक है, समझ में आगे बच्चों? अब हम एसिटिक एसिड के लिए भी देख लेते हैं, इसी ग्राफ में हम देख लेते हैं। तो एसिटिक एसिड क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन लेस देन 5% है। अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, पानी बढ़ा देते हैं, तो इसमें ड्रास्टिकली चेंजेस आएगा। ड्रास्टिकली चेंज क्या आएगा कि अब जो डिसोसिएशन है एसिटिक एसिड का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसमें? CH3COO और H+ आयन में, मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो इसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या था पहले? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो इसका जो डिसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो इसके लिए केपीएम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है। क्या करने से? डाइल्यूशन करने से इसका डिसोसिएशन बढ़ रहा है, तो केपीएम नॉट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। तो इसी के अंदर, इसी ग्राफ के अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखेंगे बेटा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ये एसिटिक एसिड के लिए ग्राफ है, ठीक है बेटा। ये एसिटिक एसिड के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। ये एसिटिक एसिड के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया, CH3COOH। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, जब हम डाइल्यूशन को कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? कंसंट्रेशन को कम किया, इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो
कंसंट्रेशन कम होगी और डाइल्यूशन इंक्रीज होगी। जब हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड का जो केप एम नॉट की वैल्यू है, केप एम नॉट की वैल्यू है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। बढ़ने का रीजन अभी हमने बताया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन, इस जगह पे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ना, इस लाइन को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई। अब इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इसकी हो गई, तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो केपीएम नॉट की वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए रूल दिया गया है, या एक इसके लिए एक लॉ बनाया है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलेराउस, उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको हम कोलेराउस लॉ के नाम से जानते हैं। तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोलेराउस लॉ। कोलेराउस लॉ, इसको हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और ये लॉ किसके लिए आया था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए केपीएम नॉट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस लॉ का हम यूज करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो कैसा हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो इसकी मदद से हम केपीएम नॉट की वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। केपीएम नॉट का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट वीक हो तो भी हम कर सकते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, स्ट्रोंग हो। दोनों के केस में हम केपीएम नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कर सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोलेराउस लॉ। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। इसका मैं जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्टेटमेंट है बेटा, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये कोलेराउस लॉ है, लिख लेंगे आप लोग, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ, is the sum of the limiting, sum of the limiting ionic conductivity, ionic conductivities of the solution, of the cation each of the cation and anion, of the cation and anion each multiplied by each multiplied by the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। ये है कोलेराउस लॉ। तो ध्यान से समझ लेंगे एक बार, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है केपीएम नॉट, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम इसको लिखते हैं केपीएम नॉट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज द सम ऑफ द
is the sum of the limiting ionic conductivity of the cation and anion। तो केटायन और एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आयोनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स आयन। तो मतलब उसमें जितने आयन होंगे उसको आपको क्या कर देना, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ बेटा, समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमें फाइंड करना है केपीएम नॉट NaCl के लिए, केपीएम नॉट फॉर NaCl फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेमडा नॉट Na। अब देखो NaCl में कौन कौन से आयन है बेटा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है। तो इसको हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव। तो इस टाइप से हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl के लिए फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको लेमडा m और BaCl2 फाइंड करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए करेंगे लेमडा Ba प्लस, अब देखो Cl कितने हैं, Cl 2 है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे 2 इंटू लेमडा नॉट Cl नेगेटिव। इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी टाइप से अगर आपको पूछे लेमडा सॉरी केपीएम नॉट फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अगर आपको पूछे तो कैसे लिखेंगे, लेमडा एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे Ba को यहाँ पे 2 कर लेंगे, Ba की वैलेंसी 2 होती है, प्लस अब देखो Cl यहाँ पे SO4 कितने हैं, SO4 3 है, इंटू 3 इंटू लेमडा या लेमडा नोट लगा देंगे, लेमडा नोट SO4 3। तो इस टाइप से हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं। तो एक बेटा क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने से हमें ज्यादा समझ में आएगा किस टाइप से हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे और इसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिखेंगे भी आप लोग। देखो, इफ द मोलर conductivities at infinite dilution for NaCl, HCl and सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के लिए, NaCl के लिए और NaHCl इनके लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है। कितनी दे रखी है, वो है 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, find the molar conductivity at infinite dilution for एसिटिक एसिड के लिए आपको फाइंड करनी है। 3 के लिए आपको दे रखी है, एसिटिक एसिड के लिए फाइंड करनी है। मैं एक बार इसको समरी में लिख देता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपको NaCl के लिए केपीएम नॉट की वैल्यू दे रखी है, जो कि है केपीएम नॉट फॉर NaCl, ये m है। ये आपको दे रखी है बेटा NaCl के लिए 126.4। अब केपीएम नोट का मतलब है बेटा, ध्यान देंगे, प्लस ये दे रखी है आपको वैल्यू,
ठीक है, इसी टाइप से आपको दे रखी है केपीएम HCl। इसका मतलब है प्लस लेमडा Cl नेगेटिव, जो कि कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 425.9, ये दे रखी है। इसी टाइप से सोडियम एसीटेट के लिए भी दे रखी है CH3COONA, ये आपको दे रखी है। तो ये किसके बराबर है, लेमडा एसिटिक एसीटेट प्लस लेमडा नॉट Na, जो कि है 91.0, ये दे रखी है और ये दे रखी है, 3 वैल्यू दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फॉर एसिटिक एसिड, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। कैसे भी जोड़ तोड़ के आप लोगों को इसका आंसर निकालना है। मतलब आप इसको जोड़ भी कर सकते हैं इसमें, मतलब इक्वेशन नंबर 1 2 3 को ये जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास में 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और हमें निकालना है एसीटेट के लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो क्या करेंगे हम, देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को ऐड कर देंगे। इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एसीटेट, सोडियम एसीटेट के लिए और HCl का। अब इसमें से हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का केपीएम नॉट की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट का जो वैल्यू है, सोडियम एसीटेट की जो वैल्यू है केपीएम नॉट की वैल्यू, इसको ऐड कर देंगे, और HCl के लिए जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद में इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे NaCl को। तो देखो ये Cl और ये Cl कैंसिल हो जाएगा, ये Na और ये Na कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बचा है CH3COO, CH3COO, और यहाँ पे क्या बचा है, H प्लस बचा है। तो यही तो मैं फाइंड करना था, ये वाला। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करके इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3 and subtracting इक्वेशन नंबर 1 we get। तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। तो इसको आप लैंग्वेज में लिख देंगे। लैंग्वेज में कैसे लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपको क्या करना है, ऐड करना। तो इक्वेशन नंबर 2 में है लेमडा H प्लस प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव प्लस इक्वेशन नंबर 3 लेमडा नॉट एसीटेट लेमडा नॉट सोडियम। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 है NaCl के लिए। तो ये NaCl का हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू लगा दो, बस इसकी वैल्यू लिखो और इसकी वैल्यू लिख दो, बस और कुछ नहीं करना आपको। तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है 425.9 प्लस 91.0 माइनस कर देंगे 126.4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 395 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ये आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, केपीएम नॉट फॉर एसिटिक एसिड।
समझ में आया बच्चों किस टाइप से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। अब आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है, ध्यान से देखेंगे बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, और किस किस को क्या क्या समझ में आया चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से। ये लिया है CaCl2 के लिए दे रखा है, और Kpm नॉट की वैल्यू MgSO4 के लिए दे रखी है। तो क्या क्या दे रखी है, तो इसके लिए आपको दे रखी है बेटा कैल्शियम प्लस के लिए दे रखी है, इसके लिए दे रखी है, इसके लिए आपको ये वैल्यू दे रखी है 119.0। इसी टाइप से आपको मैग्नीशियम के लिए दे रखी है 106.0, और Cl नेगेटिव के लिए आपको दे रखी है 76.3, और SO4 इसके लिए आपको दे रखी है 160.0। आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए और इसके लिए वैल्यू। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू को और Cl की वैल्यू ये दे रखी है, तो आप सबसे पहले लिख देंगे Kpm नॉट CaCl2 इक्वल टू